बहुत बहुत स्वागत आपका आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राकेश शुक्ला जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। सर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। ब्रेक से पहले राहुल गांधी पर बहुत सारी बात हुई। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सरकार जो है कल कहने के बावजूद कि हम विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएंगे, इन्होंने जो कुछ संसद में बोला नहीं ला रही है, वो मामला खत्म मान लिया जाए। अब इसके बाद मैं आपको अभी फिलहाल बताता हूं योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर हुआ हंगामा। आपको मालूम है बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बाबरी मस्जिद बन रही है जिसका कल से काम शुरू हो गया, मतलब उसकी खुदाई उदाई जगह की जमीन की वो शुरू हो गई है। वहां करोड़ों ईंटें लाके जमा कर दी गई हैं। हुमायूं कबीर जो पहले टीएमसी में थे, अब अलग पार्टी उन्होंने बना ली है, वो उन्होंने कल उसकी आधारशिला रख दी। आज वो बाबरी यात्रा भी निकाल रहे हैं। आज हुमायूं कबीर का मार्च वहां पर एक तरफ चल रहा है। अब इस पर योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दिया था परसों, आपको अगर याद हो, कि इस देश में अब बाबरी कयामत तक नहीं बन सकती, बल्कि ये कहा था कि ना कयामत आएगी ना बाबरी बनेगी। अगर ये बयान है तो जरा सुनवा दें हम लोग इस पर, क्योंकि रिएक्शन आया है, एक बड़ा खराब ही रिएक्शन कहूंगा मैं। जरा सा सुनवा दीजिए योगी जी का बयान। ये निर्माण कभी हो, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। ये ठीक। अब योगी आदित्यनाथ ने कयामत की बात की तो अखिलेश यादव ने जो है बड़े चुटीले अंदाज में उनसे ये कहा कि भाई पहले तो कयामत शब्द, उर्दू के शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री? नहीं करनी चाहिए, तुमको तो मुसलमान पसंद नहीं है, उर्दू के शब्द मत इस्तेमाल करें, कयामत उर्दू का शब्द है। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साल 1967 की फिल्म बहू बेगम का एक गाना प्ले करवाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुनिए आप। अब ये जो है, चलिए अखिलेश जी का अपना अंदाज है, तो उन्होंने कहा कि अब लेकिन गाने के बोल अगर कोई पूछ ले तो फिर बोले कि नहीं अखिलेश जी? अब आगे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुन पाया। क्योंकि लेकिन एक मतलब योगी जी ने क्या कहा, ना कयामत आएगी ना बाबरी बनेगी। अखिलेश जी ने क्या गाना बजाया, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। खुदा करे कि कयामत हो, मतलब क्या अखिलेश जी कहना चाह रहे हैं, कयामत भी हो और मस्जिद भी बने। मतलब गाने के बोल से तो ऐसे ही लगता है। लेकिन फिर मामला गंभीर हुआ जब राम गोपाल यादव जी के पास माइक पहुंचा, चाचा जी। उनसे कहा साहब ऐसा कहा उन्होंने। पहले उन्होंने कहा छोड़ो यार। फिर दोबारा पूछा गया साहब उन्होंने ऐसा कहा। अरे कोई भी पागल कुछ भी कहेगा तो मुझसे पूछोगे आकर के? वो ईश्वर के यहाँ से, अच्छा वो इशू जब खत्म हो चुका है तो पागल है कोई आदमी जो इस तरह की बात कहता है? इज दैट इशू नाउ इन उत्तर प्रदेश? पर वो ये कह रहे हैं कि हमने वादा अरे कहने दो, तो तमाम पागल बातें करते रहते हो, सब हमसे पूछोगे तुम? जहां मामला गंभीर है, बात सीधी सीधी योगी आदित्यनाथ को कही गई है, पागल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्या इसका जवाब आएगा? योगी जी को जानने वाले कहेंगे कि आएगा। त्रिपाठी जी नहीं, ये तो प्रिविलेज का मसला नहीं है, तो एफआईआर और गिरफ्तारी का मसला है। आप भी मतलब कहाँ आप बिल्कुल ही ढील दे देते हैं एकदम। राज्य के मुख्यमंत्री को पागल कोई कह दे, आप जरा सोचिए इसको। एफआईआर किस पर होती है, गिरफ्तारी किस पर होती है? पागल किसी को कह देना, मेंटली अनस्टेबल कह देना, जिसको कुछ समझ में नहीं आता वो कह देना, इसके अलावा और कौन सा मसला होगा एफआईआर का? तो क्या योगी जी पागल है, उनके खिलाफ एफआईआर करके उनको नेता बना देंगे? नहीं, मुझे लगता है, देखिए ये गंभीर मसला है सर। इसके पहले भी यही राम गोपाल जी थे, अगर मुझे गलत नहीं, आप लोगों को ध्यान में होगा, ठीक करिएगा मुझे। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने कुछ कहा था, आपको ध्यान आया होगा अभी, और तब भी ऐसे ही कुछ उन्होंने कहा था। सवाल यह है कि ये मतलब इतना लूज कैसे छोड़ सकते हैं भाई हम? राजनीति में जो ताकतवर है वो कुछ भी करे, वो कुछ भी बोल दे। मुझे लगा आप इस पर ओवर रिएक्ट कर रहे थे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि सीजीआई पर भी कुछ कोई बोल दे, ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। चीफ मिनिस्टर पर भी बोल दे, ओवर रिएक्ट। बयान बहुत खराब है, प्राइम मिनिस्टर बयान बहुत खराब है, लेकिन एफआईआर। अच्छा ये बताइए तो किस लिए होता है वो? क्या ये मामला जाए न्यायालय में ना, बताएं ना क्या है, माफी मांगे भाई। कार्टूनों पे एफआईआर हुई है हमारे यहाँ, कार्टून बनाने पे हुई है। बंगाल में हुई है, मेरे ख्याल से यूपी में भी हुई है, मुझे याद तो नहीं ठीक से। बंगाल में तो हो जाती है कार्टून, अगर कोई बना दे। नहीं, देश के कई हिस्सों में हुई है, देश के कई हिस्सों में होती है। आप इसको आप उसी श्रेणी में रखते हैं? नहीं, मैं उस श्रेणी में नहीं रखता, वो अलग चीज है। कार्टून पर एफआईआर बहुत कुछ ना हो तो नहीं होनी चाहिए।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितना भी तीखा बोले नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप ऐसे कह देंगे कोई बात है, कोई कह रहा है और उस पर आप मतलब किसी को पागल कह देना। एक बार फिर सुना दीजिए जरा, जब मामला मुझे लगा नहीं था इतना बढ़ेगा, गंभीर हो गए त्रिपाठी, एक बार सुना दीजिए दोबारा रामगोपाल जी। वो ईश्वर के यहाँ से, अच्छा वो इशू जब खत्म हो चुका है तो पागल है कोई आदमी जो इस तरह की बात कहता है? इज दैट इशू नाउ इन उत्तर प्रदेश? पर वो ये कह रहे हैं कि हमने वादा अरे किया कहने दो, तो तमाम पागल बातें करते रहते हो, सब हमसे पूछोगे तुम? तमाम बोल दिया। आप बताएं सर। देखिए, दो तरह से समझिए। यदि अंबेडकर कहना इशू बन सकता है, तो राम गोपाल जी का ये कहना कि कोई पागल कहेगा इशू बन सकता है। लेकिन इसको यदि राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो एक सामान्य बोलचाल की भाषा में राम गोपाल जी कह के चले गए। दूसरी बात, राम गोपाल जी के सामने आज सबसे बड़ी विवशता और सबसे बड़ी चुनौती बाबा नहीं है, विवशता है कांग्रेस। कांग्रेस जिस तरीके से मुस्लिम एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है, आने वाले चुनाव में उनको उससे फाइट करना है, उनको जोड़ के रखना है। राम गोपाल जी के पास अब एक नई समस्या ये आ गई कि अखिलेश जी हिंदू मुस्लिम दोनों को लेकर चलना चाहते हैं, यानी पीडीए का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हिंदू मुस्लिम, तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि बाबरी वाले मामले पे मैं ऐसा कुछ बोलूं जिससे हिंदू कट जाए। इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता क्या समझा? बीच का रास्ता उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में निपटाने का प्रयास किया। अच्छा, इस पर ये बात आगे बढ़ी है तो, क्योंकि उन्होंने क्या कहा रामगोपाल जी ने, भाई जो मामला खत्म हो गया, यूपी में कहीं बनने वाली है क्या बाबरी मस्जिद? यूपी में नहीं बनने वाली, लेकिन वहां बन रही मुर्शिदाबाद में, बंगाल में। इकबाल अंसारी बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे पूरे मामले में, 20 साल केस चलाए तो ये कोर्ट केस लड़ते थे बाबरी मस्जिद के लिए। उनकी बात सुन लीजिए, ये भी मतलब कह यही रहे हैं जो उन्होंने कहा, रामगोपाल जी ने कहा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन ये और आगे बढ़ गए। इन्होंने किसी के मन में ही नहीं है बात बाबरी मस्जिद की। अब बाबरी मस्जिद जो है बनाने का कोई सवाल ही नहीं है, ना लोग उसके लिए इच्छुक हैं, ना उसके बनाने की कोई बात कर रहा है। और कलकत्ते में जो वहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, वो बाबरी मस्जिद के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। वहाँ के सांसद जो है, निकाले हुए सांसद विधायक हैं, उनको चाहिए कि बाबरी मस्जिद के नाम से राजनीति जो है वो जो है बंद करें। इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो भूल चुका है। अब बात यहां से और आगे बढ़ गई। अब इन्होंने क्या कहा कि वो बंगाल का जो आदमी है वो राजनीति कर रहा है, वो है हुमायूं कबीर। उनको जवाब दिया बंगाल के ही बीजेपी के एक नेता अर्जुन सिंह ने, सांसद है ना सर मेरे ख्याल में, सांसद, और आजकल बीजेपी में है, आजकल बीजेपी में, आजकल 2 राउंड लगा चुके। ये तो धमकी पे आ गए, सीधे सीधे धमकी पे आ गए। इन्होंने कहा अगर तुम बाबरी के नाम की मस्जिद बनाओगे, पहले ये कहा मस्जिद बना सकते हो और कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन अगर बाबरी के नाम पे मस्जिद बनाई जाएगी तो तोड़ी भी जाएगी। देखिए, मस्जिद तैयार भारत के संविधान में है, कोई भी आदमी मस्जिद तैयार कर सकता है, कोई मुसलमान। लेकिन बाबरी मस्जिद बना नाम देने के बाद हम लोग बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे, ये निश्चित है। दुनिया के कोई ताकत नहीं है कि बाबरी मस्जिद बना के वो रख सके, चाहे वो हुमायूं कबीर हो और चाहे हुमायूं कबीर की खाला बूबू ममता की सरकार हो। ये तोड़ेंगे ही हम लोग तोड़ेंगे। इसी का खतरा था जब ये बाबरी मस्जिद बनने की बात शुरू हुई थी, खतरा यही था कि ये सब शुरू होगा। समीर जी, निश्चित रूप से एक बहुत मतलब एक तनाव का मामला है। इस मामले को लोग जिस तरीके से बंगाल में लगातार बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से हुमायूं, पहले अर्जुन सिंह जी की तो थोड़ी सेवा कर दीजिए सर, ऐसा मत कीजिए। अर्जुन सिंह का क्या बोले सर, वो तो पहले मतलब टीएमसी में भी रहे, फिर बीजेपी में आ गए, फिर चले गए, फिर लौट कर आ गए, और अभी तो ये कह रहे थे, तो इनके वो बयान भी पुराने, हुमायूं के तो भाई ही हैं बिल्कुल। और इनका तो अर्जुन सिंह के वो बयान भी दिखाना चाहिए कि भाई जब टीएमसी में थे तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली जब नेता आते हैं तो बंबई से जो फ्लाइटें आती है कलकत्ता के अंदर, उसमें बाहर डांसर बहुत भर भर के आती है, तो ये क्या संबंध है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। तो अर्जुन सिंह का बयान था, ऑफिशियल बयान इन्होंने सार्वजनिक दिया था। तो ये तो ऐसे नेता रहे कि जिस पार्टी में रहे उसके पक्ष में हमेशा बोलते रहे, तो इनकी बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से वहां पर बाबरी मस्जिद को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, जिस तरीके से हुमायूं कबीर कह रहे, ओवैसी अभी जिस तरीके से वहां जाने वाले बाबरी मस्जिद के इस पूजन, उन्होंने कहा कि मैं भी वहां दौरा करने वाला हूं, तो हम निश्चित रूप से ममता बनर्जी के लिए एक चुनौती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसे बना के रखती है, क्योंकि वहां भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। चुनाव पास में आ रहा है, हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज हो रही है, ईंट रख दी गई है, निर्माण हो रहा है। क्या ममता बनर्जी इसका को रोकेगी या ममता बनर्जी का इसको समर्थन रहेगा?
क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा, क्या कलकत्ता हाईकोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगी, देखने वाली बात होगी। सर करना होता तो कर दिया होता अब तक, अब तो नींव खुद रही है वहां पे। चुनाव आएंगे ये मामला तुल पकड़ते जाएगा और मुझे लगता है मीडिया में भी सुर्खियों बटोरेगा और नेताओं के बयानों में भी इसकी। रामगोपाल जी कितने ताकतवर हैं कि सीजीआई पर भी भद्दी टिप्पणी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और मुख्यमंत्री पर भी भद्दी टिप्पणी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। किसके बयान पे नहीं बिगाड़ पाएगी भाई? रामगोपाल जी ने सीजीआई को भी बहुत बहुत अभद्र कहा था, मैं बोल नहीं सकता हूं ऐसा शब्द याद किया था, और अभी मुख्यमंत्री के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन इस देश में वो बहस चलती रहेगी कि जाति वाली बहस, ओबीसी और वो सब बहस। तीनों बयानों को आप देखिए, तीनों बयानों को, योगी जी का बयान भी देख लीजिए, रामगोपाल जी के बयान पर सर बोलेंगे, और अर्जुन सिंह का जो बयान है कि बाबरी बनेगी तो हम तोड़ेंगे। अच्छा, जब जिस दिन ऐसी कोई बात मुख्यमंत्री ने नहीं कही थी, मुख्यमंत्री ने कहा नहीं बनेगी, तो मैं सोच रहा हूं कैसे नहीं बनेगी, कौन रोकेगा बनने से? वहां नींव खुद गई, ईंटें पहुंच गई, कोई कानून ऐसा है नहीं, अगर होता तो रोक दिया गया होता। कानून ऐसा है कोई दिख नहीं रहा जो इसको रोके, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं क़यामत तक नहीं बनेगी। अर्जुन सिंह ने उसका तरीका बताया है कि हम ऐसे नहीं बनने देंगे, बनाओगे तो हम तोड़ेंगे। सर तीनों बयान, चारों बयान केवल पॉलिटिकल बयान है, मैं इनको बहुत सेंसिटिव तरीके से नहीं लेता। पॉलिटिक्स में ऐसे ही बयान चलते रहते हैं, चुनाव तक चलेंगे। चुनाव हमेशा चलते हैं तो इसलिए चलते रहेंगे। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो भी पॉलिटिकल बयान है। वो बाबरी मस्जिद का जो इलाका है जहाँ पे बन रही है वो मुख्यमंत्री जी के हल्के में आता है क्या? कैसे रोकेंगे? मतलब तो फिर रोकना चाहिए, लेकिन वो एक पॉलिटिकल बयान है। और वो जो कह रहे हैं, मतलब इस पर भी अब बहस हो जाएगी कि आप टिक्का टिप्पणी करें। वो कह रहे हैं बाबरी मस्जिद के ढांचे का पुनर्निर्माण, वो तो बाबरी मस्जिद का ढांचा नहीं है ना जो मुर्शिदाबाद में बना रहे हैं, वो तो राम मंदिर तोड़ के नहीं बनाई है ना। वो तो जो बना रहा है वो उसने अपनी बाबरी मस्जिद का नाम रखा है। मैं नहीं समझता कि इसका नाम रखना चाहिए बाबरी मस्जिद, समझे। लेकिन वो कोई बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ के या जो राम जन्मभूमि पर बनी हुई थी मस्जिद उसको तोड़ के तो बना नहीं रहे वो। तो आपका क्या परेशानी है इसमें? फिर जो आप कह रहे हैं कि रामगोपाल जी कह रहे हैं, ऐसे तो आप रोज राहुल गांधी को बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते। चीफ मिनिस्टर को बोल रहे हैं। चीफ मिनिस्टर और एलओपी में कोई फर्क है क्या? चीफ मिनिस्टर के सिर पे ताज लगा हुआ है क्या? वो भी पार्लियामेंट्री, मतलब वो है पॉलिटिकल लीडर है, इलेक्टेड लीडर है। राहुल गांधी भी है। बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन ये सबको इतना सीरियसली लेके कि उन पर एफआईआर मोशन लें, अब वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दें, क्या नाम है, अर्जुन सिंह जी के खिलाफ। ये तो सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट में चलते रहते हैं रोज। नहीं, अर्जुन सिंह जी के बयान में तो इतना दम है, मसाला है कि उसमें एफआईआर हो रही है क्या? नहीं होगी एफआईआर, नहीं करेंगे क्योंकि वो सब लोग जानते हैं। चुनाव के बाद इसी गड्ढे पे देखिए कोई मोटरसाइकिल से गिरेगा। अरे सर ऐसा ना करें। आगे जरा वो वंदे मातरम वाली खबर दे दीजिए, क्योंकि हम लोग बात कर ही रहे हैं। तो वंदे मातरम को लेकर के नए नियम बने हैं। मोदी सरकार ने भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं और इसमें कहा गया है कि सारे सरकारी प्रोग्राम्स में, स्कूलों में और दूसरे औपचारिक आयोजनों में जहां राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, यानी ऑफिशियल उसमें ये राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा। जब जनगण मन बाद में पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। हर व्यक्ति का खड़ा होना इस पर मौजूद होगा। गृह मंत्रालय के ऑर्डर में साफ कहा गया है कि अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन साथ में हो तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और इस दौरान गाने या सुनने वालों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना पड़ेगा, जैसे राष्ट्रगान के वक्त होना पड़ता है। अच्छा, ये भी कहा गया है कि स्कूलों में दिन की शुरुआत इसी वंदे मातरम से होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, अभी तक वंदे मातरम के 2 ही पैरा गाए जाते थे, लेकिन नए नियमों में पूरा वंदे मातरम यानी 6 के 6 पैरा गाने पड़ेंगे। इसकी ड्यूरेशन भी बताई गई 3 मिनट 10 सेकंड। अब यहां कैसे आई बात, इसमें होना ही था अभी बात। अभी 150 साल हुए हैं वंदे मातरम को, उसके जश्न भी, उसको सेलिब्रेट भी किया गया पार्लियामेंट के अंदर भी। और क्या कहा था प्रधानमंत्री ने कि कांग्रेस ने केवल देश नहीं बांटा, उन्होंने वंदे मातरम भी बांट दिया था। क्यों वंदे मातरम पूरा नहीं गाया जाता, आप सब जानते हैं। सब इतनी बहस हो गई उस पर कि उसके बाद 2 पैरा के बाद कुछ जो स्टैंजा हैं उसमें देवी की आराधना, देवी स्तुति ऐसे शब्द हैं। तो मुसलमानों ने उस वक्त आज़ादी से पहले ऐतराज़ किया कि कांग्रेस के अधिवेशन में हम ये नहीं गाएंगे। तो उस वक्त ये कहा गया कि पहले 2 पैरा गा लो। ये भी बताया गया कि ये खुद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि पहले 2 ही गाए जाएं, ठीक है कोई बात नहीं, अगर विवाद है तो। अब इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं, इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं, इन्होंने भी ऐतराज किया। एक एनसीपी की सांसद है, उन्होंने भी ऐतराज किया। उच्चारित हो अलग चीज है, उच्चारित होने पे हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आप अपने धर्म को मानते हैं, मैं अपने धर्म को मानता हूं और ये मुझे संविधान ने अधिकार दिया है कि मैं अपने धर्म की पाबंदी के साथ अपने धर्म का पालन करूं, उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि साहब आप दरूद शरीफ पढ़ लो, क्यों पढ़ोगे आप दरूद शरीफ भाई, क्यों पढ़ोगे आप दरूद शरीफ? यही आप अपेक्षा मुझसे करिए। मैं अपने धर्म का पालन अपने हिसाब से करूंगा, संविधान ने इसकी इजाजत दी है।
बंदे बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं गुलाम अली खटाना, उन्होंने इसका स्वागत किया है। मुसलमान है वो कह रहे हैं कि इस्लाम में कहा गया है कि देश पहले है, देश जरूरी है। वंदे मातरम जैसे सॉन्ग ने लोगों में एक उत्साह, एक जज्बा पैदा किया देश की आज़ादी के लिए। उसका एहतराम करना, उसकी इज्जत करना, इस्लाम तो यहाँ तक इजाज़त देता है कि आप जिस देश में रहते हैं उसके हाकम की इज्जत करना। अब जमहूरियत तो ये कहती है आप हाकम को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें बीएनएस को हम एंजॉय करते हैं और तब हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ भूल जाते हैं। अब आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, स्कूलों में तो होगा ये, स्कूलों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिनेमा हॉल में गाना गाया नहीं जाना, वहां दिक्कत खत्म हो गई। मैं कह रहा हूं आप कोई प्रोग्राम, सरकारी प्रोग्राम पार्लियामेंट में आप इमेजिन कीजिए क्या होगा। राष्ट्रपति का भाषण होता है, पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा, उस वक्त मुस्लिम सांसद क्या करेंगे। मुझे याद आ रहे हैं संभल के पुराने सांसद जो थे, अब जो सांसद हैं उनके दादाजी शफीकुर रहमान बर्क, उनके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। वो तो राष्ट्र गान पे उठ के चल दिए थे, हुआ था ना सर, पार्लियामेंट में, है ना, पार्लियामेंट में चल दिए थे, बड़ा विवाद हुआ था। अब जब वंदे मातरम गाया जाएगा और पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा तब क्या होगा, संसद में क्या होगा हमारी, समीर जी? बात सिर्फ संसद की नहीं है सौरभ जी, संसद में तो जो होगा दो चार सांसद विरोध करेंगे, लेकिन बाकी जगह कोई किसी प्रदेश के अंदर अगर हो रहा है, बंगाल में अंदर अगर सरकार का कोई कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ पर बहुतायत ममता बनर्जी के नेता बैठे हुए, कार्यकर्ता बैठे हुए उस कार्यक्रम के अंदर, अगर वहाँ बचता है तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे इस बात को, क्या वो बजाएंगे वहाँ पर? तमाम जगह इस तरीके से विरोध होगा। लेकिन मुझे लगता है कि टीएमसी को उसका समर्थन करना चाहिए। भाई बंगाल के बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था, आनंद मठ में शामिल हुआ, कांग्रेस को 1896 के जो अधिवेशन था उसके अंदर इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद ने गाया था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मुसलमान थे। ये विवाद तब शुरू हुआ जब 1906 में मुस्लिम लीग ने बनने के बाद कहा कि भाई इसको हम नहीं गा सकते, इस्लाम विरोधी है। तो उस समय कोई किसी तरह का विवाद ना हो, इसलिए कांग्रेस ने कदम पीछे वो रुख तो अभी भी कायम है ना मुस्लिम समाज लेकिन मेरा वही कहना है, वही लोग जो भी काम इस पर अड़िग है, जो मुस्लिम लीग की मानसिकता के लोग वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब जब भारत सरकार ने तय कर दिया है कि आपको राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों गाना होगा, ठीक है, जब होम मिनिस्ट्री ने अधिसूचना जारी कर दी है, जब 150 साल उसके हो चुके हैं, तो उसमें गाने में क्या तकलीफ है? मुझे लगता है जितना सम्मान राष्ट्रगीत गान का है उतना राष्ट्रगीत का सम्मान आप कीजिए, उसमें क्या तकलीफ है किसी को करने के अंदर? विजय जी क्या अब इसका, मैं तो फॉलोआउट पूछ रहा हूं, इसका क्या होगा? फॉलोआउट मतलब एक पॉलिटिकल रिएक्शंस आते रहेंगे। जब सरकार ने फैसला कर लिया तो वो चली जाएगा, उसमें कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो स्टैंजा चालू 6 किए गए, मैं एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ऐड कर दूं। वंदे मातरम के अलावा जो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, उसके 5 स्टैंजास हैं, उसके 5 स्टैंजा हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा और 1911 में गाया गया। उसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 4 स्टैंजास को ड्रॉप कर दिया और मोर और लेस यही कारण थे जो वंदे मातरम के लिए किए गए। एक तो लंबा बहुत था क्योंकि ये 3 मिनट 10 सेकंड का है, लगता है कि भाई राष्ट्रगीत के लिए अपमान ना हो, ये सब ना हो, तो इतना लंबा नहीं करे, वो हो गया। दूसरा कारण था जो लोगों की आपत्ति थी धार्मिक आधार पर या जो भी, वही जनगण मन में मोनोलिथिक है वो, ठीक है। तो क्या सरकार अब एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए कि वो राष्ट्रगान के भी 4 स्टैंजा इसमें शामिल कर लिए जाएं। इस पर अरशद मदनी जी जमीयत उलमा इनके अध्यक्ष हैं, उनका रिएक्शन है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में सभी सरकारी कार्यक्रमों में, स्कूल कॉलेजों आयोजनों में समस्त पंक्तियों को अनिवार्य करना केंद्र सरकार का न केवल एक पक्षपाती और जबरदस्ती थोपा गया फैसला है, बल्कि ये संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता पर खुला हमला और अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने का निंदनीय प्रयास है। अधिकार छीनने जा रहे हैं। मूल बात यही है कि ये भला कैसे हो गया। अभी तो हम मतलब मुश्किल से 1-1.5 मिनट हुआ होगा वो सुन रहे थे कि इस्लाम तो कहता है जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए सब कुछ करना चाहिए। हम जाने कितनी बार सुनते हैं कि देश के लिए मर मिटने, जब आप मर मिटने की बात है तो उस देश की संस्कृति, उस देश की जो चीजें हैं उसको कैसे आप स्वीकार नहीं करेंगे। और ये जब कहते हैं कि भारत के साथ, तो भारत को अगर आप उस तरह से देख रहे हैं तो फिर ये भी मानिए कि वही संस्कृति है यहां की मूल, ये तो मानना पड़ेगा ना। किसी भी जगह पे, किसी भी हिस्से में आप जाते हैं, आप तुर्की में जाके थोड़ी ना कहेंगे कि भारत की जो संस्कृति, हिंदू जो संस्कृति उसको लागू करें, या कहीं भी ये कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। हां, आपको आपकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में
आपको अपने जो भी आस्था है, पूजा है, उसकी स्वतंत्रता, लेकिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान पर सवार खड़ा करना ये निश्चित तौर पर मतलब जिसको कहते हैं ना कि जो पॉलिटिक्स हुई 1937 के बाद, उस पॉलिटिक्स लास्ट लाइन में लास्ट पैरा भी पढ़ देता हूं मैं अरशद मदनी जी का। याद रखिए, मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए वंदे मातरम को अनिवार्य कर देना संविधान की आत्मा, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खुला हमला है, ये वो कह रहे हैं। नहीं, इसका मतलब कोई और तर्जुमा ये हुआ कि हम संविधान को भी नहीं मानते। हाँ। क्योंकि आप फिर इसका मतलब कहेंगे कि कल को इसमें शरीक कर लिया संविधान। एक खबर आज की और बस की बात हम कर लें, इंपॉर्टेंट है देश के लिए। कई ट्रेड यूनियंस और किसान संगठनों ने आज भारत बंद की कॉल दी हुई है। इसका कुछ जगहों पर असर भी दिख रहा है। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर असर पड़ा है। पिछले साल लागू हुए 4 लेबर कोड और अमेरिका के साथ ट्रेड डील के खिलाफ यह बंद की कॉल दी गई है। इस हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाओं पर आंशिक असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से जुड़े 9 में से 3 ट्रेड यूनियंस इस हड़ताल में शामिल हैं। बिजली कर्मचारियों के संगठनों ने भी इसका समर्थन किया है। किसान यूनियन भी इस ट्रेड यूनियन की हड़ताल में साथ में शामिल हो रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% निवेश, ये भी मामला है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का भी विरोध किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने इसका समर्थन किया, सुन लेते हैं। लेबर यूनियन भी स्ट्राइक में है, हम पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो लेबर कोड है उससे लेबर का नुकसान होगा। तो मतलब ये देश के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए काम कर रहे हैं। सर, वैसे कुछ आपने खबरें देखी होंगी, कोई असर दिख रहा है इसका कोई बंद का? देखिए, असर तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जो प्रियंका जी बोल रही तो मुझे याद आता है यूपीए गवर्नमेंट का, जब मनमोहन सिंह सरकार सेज लेके आई थी। सेज के समय पर जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट की बात की तो उन्होंने कहा कि आपको अपना लेबर एक्ट चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ लेबर एक्ट बहुत कठिन है और उस कठिनाई के चलते हम काम नहीं कर पाएंगे। सरकार को जो प्रपोजल आया था बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरफ से, उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रपोजल थी। एक पीस वर्क का और दूसरा जो 3 शिफ्ट का टाइम है 8-24 का, उन्होंने कहा था 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट करना चाहिए। और उसके लिए केंद्र सरकार में मनमोहन सिंह सरकार राजी हो गई थी। उस समय लेफ्ट की तरफ से पुरजोर विरोध किया गया था। आज जो प्रियंका जी कह रही हैं, आज ही पार्लियामेंट में औद्योगिक कोड बिल भी आया हुआ है और उस औद्योगिक कोड बिल में ट्रेड यूनियन को भी महत्व दिया गया है, इंडस्ट्री को भी महत्व दिया गया है।